नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ममता बेन जूड़िया आज आपको कक्षा 11 में विषय हिंदी में आपको 9वां काव्य चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती वह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि है त्रिलोचन। जन्म सन 1970 ईस्वी सन और निर्धन सन 2007 ईस्वी सन। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन का जन्म कटधरा चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ। ताप के तोये हुए दिन आदि उनकी चर्चित कविता संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र हैं। चंपा छोटी और नटखटी लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गांवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए परदेश चले जाते हैं। उन अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्री लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। कि इस कविता में कवि है वह हमारे देश में जो वर्षों पहले नारी की शिक्षा के प्रति जो अनभिज्ञता थी, उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षों पहले हमारी जो नारियां थी, अनपढ़ थी, उसका बखूबी चित्रण है वह इस कविता में उन्होंने किया हुआ है। हम कविता को देखते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती मतलब पहचानती, मतलब कि चंपा है वह काले काले अक्षर है वह नहीं पहचानती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कि चंपा है वह काले काले अक्षर, अक्षर यानी कि अक्षर, कि वह अक्षर है वह नहीं पहचानती है। कवि कहते कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। कि चंपा है वह काले काले अक्षर नहीं पहचानती। कवि कहते कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, मतलब कि चंपा आ जाती है और वहीं पर खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कि उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज यानी कि आश्चर्य, कि जब इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कि जब वह खड़ी है वह चुपचाप उसे देखा करते, उसे आश्चर्य होता है कि यह जो काले काले अक्षर है, मतलब कि जो अक्षर है, उनसे यह स्वर कैसे निकलते होंगे। कि चंपा सुंदर की लड़की है, मतलब कि चंपा है वह सुंदर नाम का जो व्यक्ति है उसकी वह लड़की, उसकी बेटी है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। कि सुंदर है वह ग्वाला है, कि वह गाय और भैंस रखता है। कि चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। कि चंपा है वह चौपाई मतलब चौपाइयों मतलब जो चार पैरों वाले जो पशु है, उन पशु को लेकर वह चरवाही करने जाती है, मतलब कि उन पशुओं को लेकर उसे चराने के लिए वह जाती है। कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब,
परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कहते हैं कि चंपा बहुत अच्छी है, कि चंचल है, नटखट भी है, कि कभी कभी वह उद्यम करती है, उद्यम मतलब के बखेड़ा, वह उद्यम करती है, कि कभी कभी वह कलम चुरा देती है, मतलब कि कभी कभी वह जो कवि है उसकी कलम है वह चुरा लेती है, कि इसे वह अपनी चंचल नटखट है तो उसी नटखटता के कारण वह ऐसे कार्य है वह करती रहती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब। कवि कहते कि मैं उस कलम जो छुपा देती है उस कलम को जब मैं ढूंढ कर लाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि अब कागज गायब है, कि परेशान फिर हो जाता हूँ। कि इस प्रकार कागज और कलम को वह गायब कर देती है और मैं उससे परेशान हो जाता हूँ। कि चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं कि चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो। कागज ही गोदा मतलब करना, मतलब कि कागज पर लिखना। कि कवि कहते हैं कि चंपा कहती है कि तुम दिन भर यह कागज पर लिखे रहते हो, लिखते रहते हो, तो क्या कि यह जो लिखते रहना काम अच्छा है? कि यह सुनकर मैं के हंस देता हूँ, कि मुझे हंसी आ जाती है। कि फिर चंपा चुप हो जाती है। कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। कि उस दिन चंपा आई और मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, कि हारे गाढ़े कभी काम आ जाएगा, कि तुमने पढ़ा होगा तो कभी कभार काम आ जाएगा। कि और गांधी बाबा की भी यही इच्छा थी कि सब जो है वह सब लोग पढ़ना लिखना सीखेगी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कि चंपा कहती है कि कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, कि तो वह बहुत अच्छे थे तो फिर वह पढ़ने लिखने की बात वह कैसे कहेंगे? कि ऐसे झंझट वाले काम तो गांधी बाबा कभी नहीं कहेंगे। कि तो मैं तो यह नहीं पढ़ूंगी। कि चंपा ने कहा, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कि कवि कहते कि मैंने उसे कहा कि पढ़ लेना अच्छा है, तुम पढ़ लो, जब तुम्हारा ब्याह होगा तुम गौने जाओगे। गौने मतलब कि विवाह के बाद की एक रस्म की। तो कि तुम्हारा जब ब्याह होगा और तुम गौने जाओगे, कुछ दिन के तुम्हारा बालम यानी कि पति, कि कुछ दिन तुम अपने पति के साथ रहोगी, फिर तुम्हारा पति है वह धनोपार्जन मतलब कि कुछ कमाने के लिए दूसरे शहर, मतलब कि यहाँ पर कवि कहते कि कलकत्ता चला जाएगा। जो कलकत्ता है वह तो बहुत दूर है। कि तो तुम उसे संदेशा कैसे भेजोगी? कि तुम उसे पत्र, उसके अगर पत्र भी आए तो उस पत्र को कैसे पढ़ोगी? कि तो चंपा इसलिए पढ़ लेना अच्छा है। कवि उसे चंपा को समझाते हैं कि तुम भी थोड़ा है वह पढ़ लो। कि चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ती पर बजर गिरे। कि चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। कि चंपा कहती कि तुम तो कितने झूठे हो, कि तुम पढ़ लिख कर इतना झूठ बोलते हो, कि मैं तो ब्याह भी कभी नहीं करूंगी, कि अगर और मेरा जो ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम के संग ही उसके साथ ही रहूंगी, कि उसके साथ ही मैं रहूंगी, कि और उसे कलकत्ता भी कभी न जाने दूंगी, कि उस कलकत्ता पर बजर गिरे। बजर यानी कि वज्र, जो इंद्र का हथियार है, जो उसे वज्र कहा जाता है, उसी को यहाँ पर बजर ऐसा कहा गया है। तो कि उस कलकत्ता पर वज्र गिरे यानी कि उस कलकत्ता का नाश हो, जिसके कारण उसका पति उस कलकत्ता में न जाए।
इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि है वह हम जो नारी है उस नारी को शिक्षित होने पर उन्होंने जोर है वह दिया हुआ है कि हर एक नारी जो पढ़ेगी तो उसकी मानसिकता है वह प्रगतिशील होगी। इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से हमारे देश में नारी शिक्षा को बढ़ावा मिले ऐसा इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। मैंने यहाँ कविता के कुछ जो शब्द है वह यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अक्षर यानी कि अक्षर, चिन्हना उसका अर्थ होता है पहचानना, अचरज यानी कि आश्चर्य, चौपाया मतलब पशु, जो 4 पैरों वाले पशु होते हैं उसे चौपाया कहते हैं। चंचल यानी कि चुलबुली, उद्धम यानी कि उत्पात, उपद्रव। नटखट का मतलब होता है शरारती। बालम यानी कि पति। वजर यानी कि वज्र। संग यानी कि साथ। गोदना मतलब लिखना। कि यहाँ पर जो समानार्थी शब्द जो यहाँ पर शब्द थे उन शब्दों का समानार्थी शब्द है वह उसका अर्थ है वह लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि स्वाध्याय की जो प्रश्न है हमारे 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। वह है चंपा कैसे कैसे उद्यम करती थी। तो चंपा नटखट लड़की है, कभी कभी वह कवि की कलम छिपा देती है, कभी जब जैसे तैसे कलम ढूंढ कर लाता है तो देखता है कि कागज गायब है। बार बार कलम कागज ढूंढने में कवि परेशान हो जाता है। इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के उद्यम करती है। आगे का प्रश्न है काले अक्षर को देखकर चंपा को अचरज क्यों होता है। चंपा अनपढ़ लड़की है, वह अक्षरों को नहीं पहचानती, वह तो उन्हें काले काले चिन्ह ही की समझती है। कवि पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे उन काले निशानों से स्वर निकल रहे हो, वे बोल रहे हो। उन स्वरों को सुनकर चंपा को बहुत अचरज होता है। आगे का है कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देते हैं। तो चंपा अभी छोटी है, बड़ी होने पर उसका विवाह होगा, उसका पति कुछ दिन साथ रहकर कोलकाता चला जाएगा। अनपढ़ रहकर चंपा उससे अपना संदेश कैसे दे सकेगी। पति पत्र भेजेगा तो वह उसे कैसे पढ़वाएगी। यह सब तभी संभव है जब उसे पढ़ना लिखना आता हो। इसलिए कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। आगे का है चंपा कलकत्ते पर बजर गिरे ऐसा क्यों कहती है। तो कवि चंपा से कहती है कि विवाह होने के कुछ दिन बाद उसका पति कोलकाता चला जाएगा, तब बिना पढ़े लिखे वह उसे पत्र कैसे लिखेगी और उसके पत्र कैसे पढ़ पाएगी। चंपा कहती है कि वह अपने पति को अपने साथ ही रखेगी, वह उसे कोलकाता जाने ही नहीं देगी। वह आवेश में आकर कहते कि कलकत्ते पर वज्रपात हो जाए, जिससे वह न शहर रहे और न उसका पति वहां जाने की बात सोचे। इस प्रकार वह कहती कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। गांधी जी चाहते थे कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। देशवासी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा, वे स्वतंत्रता का मूल्य और महत्व समझेंगे। शिक्षा से लोगों की प्रगति के रास्ते मिलेंगे और देश पिछड़ेपन से मुक्त होगा। इसलिए देश के प्रत्येक जन को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार यह जो काव्य था चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, वह आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।